प्रिय विद्यार्थियों, अपने पैरामीशियम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें पैरामीशियम की जनरल स्ट्रक्चर, जो बाहरी और आंतरिक संरचना, उसके बारे में अपने चर्चा की। अब अपने इसकी जो फिजियोलॉजी है, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में, इसकी जो सिस्टम है किस तरह से फंक्शन करता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम या जो न्यूट्रिशन है, पैरामीशियम किस तरह से अपना भोजन प्राप्त करता है और उसके अंदर किस तरह से उसका जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है, फिर उसका डाइजेशन होता है और किस तरह से इजेशन की क्रिया होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने को पता है कि पैरामीशियम प्राणी संपोषण या जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक प्राणी है ये। तो इसकी जो न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन को अपने निम्नलिखित बिंदुओं के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका फूड, फिर दूसरा फीडिंग मैकेनिज्म, तीसरा डाइजेशन और चौथा इजेशन। तो सबसे पहले फूड की चर्चा करते हैं कि ये भोजन, क्या इसका भोजन है। तो पैरामीशियम, अपने को पता है कि पैरामीशियम का जो मुख्य भोजन है वो क्या, बैक्टीरिया है। तो ये ऐसे जल के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करता है जहाँ पर बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो मुख्य जो भोजन है, उनके अंदर एल्गी, जो छोटे प्रोटोजोन्स जंतु है, उन वो इन सबको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अच्छा, इसकी जो एक स्पीसीज़ है पैरामीशियम बर्सेरिया, अपने को पता है कि वो कौन सा होता है, सहजीवी जो शैवाल जूक्लेरोला है वो उसके अंदर पाया जाता है और उसके अंदर होलोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो भोजन निर्माण की क्रिया खुद के द्वारा की जाती है और वो अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है। तो जूक्लेरोला, इसके अंदर जो सहजीवी एल्गी है वो इसके अंदर पाई जाती है, उसके द्वारा ये अपना भोजन निर्मित करता है। और कई बार जब जूक्लेरोला को अभी क्या होता है, ये स्टारवेशन, जब भूखमरी की कंडीशन होती है तो जूक्लेरोला का भी भक्षण कर लेता है। तो इस तरह से इसकी जो फूड है। फिर दूसरा इसका पॉइंट अपना फीडिंग मैकेनिज्म। तो फीडिंग मैकेनिज्म में अपने स्ट्रक्चर में इसको पढ़ रखा है अपने कि इसकी जो वेंट्रल साइड है या जो ओरल सरफेस है, ओरल सरफेस के अंदर इसकी जो ओरल ग्रूव होती है, और ओरल ग्रूव के जो सीलिया होती हैं उनमें सीलियरी मूवमेंट होता है और सीलियरी मूवमेंट से एक जल का निश्चित प्रवाह बनता है। उस प्रवाह के द्वारा भोजन है वो अंदर की तरफ लिया जाता है। तो जो इसकी ओरल ग्रूव है, उसको अपने को पता है कि ओरल ग्रूव के जो सीलिया होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं और उनमें लगातार स्पंदन होता रहता है, जिससे जो वाटर करंट है वो उत्पन्न होती है, जल की धारा निश्चित उत्पन्न होती है। और इस जल धारा के साथ ही अनेक भोज्य पदार्थ बकल केविटी की ओर बहते हुए पहुंच जाते हैं। तो मास्ट नामक वैज्ञानिक ने इसकी जो ये फीडिंग मैकेनिज्म है उसके बारे में अध्ययन किया। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर दो तरह के पाथ बनते हैं। एक तो होता है इसका सिलेक्शन पाथ, यानी जो पानी की जो जल की जो धारा है, उस जल की धारा के अंदर जो यूजफुल या जो भोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो तो निश्चित रास्ते के द्वारा या निश्चित जो पाथ है उसके द्वारा अंदर की तरफ प्रवेश, उसे अपने सिलेक्शन पाथ कहते हैं। और कुछ जो बड़े पार्टिकल्स और जो कुछ अन्य जो भोजन के रूप में यूजफुल नहीं है जो कंटेंट, उनको क्या करता है, बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो उसका जो पाथ होता है वो रिजेक्शन पाथ होता है। उस रिजेक्शन पाथ के द्वारा बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। फिर इसके बाद में जो बकल वेस्टिब्यूल से होता हुआ कहाँ, बकल केविटी में पहुंच जाता है। बल्कि बकल केविटी के स्ट्रक्चर का अपने को पता है कि नीचे की तरफ क्या, साइटोस्टोम होता है। साइटोस्टोम से पहुंचकर और वहाँ पर इसमें क्या होती है, फूड वेक्यूल का निर्माण होता है। तो जो खाद्य पदार्थ जो पहुंचता है इसकी जो साइटोफेरिंक्स होती है, साइटोफेरिंक्स से नीचे जो साइटोस्टोम है, वहाँ पर जल की जो एक लेयर बन जाती है जो फूड मटेरियल होता है, और उसे ही अपने क्या कहते हैं, फूड वेक्यूल या खाद्य धानी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 1 से 5 मिनट में एक नई फूड वेक्यूल्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो फीडिंग मैकेनिज्म है। फिर इसकी जो डाइजेशन की बात है कि किस तरह से इसके अंदर डाइजेशन है, तो अपने को पता है कि पैरामीशियम इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करता है। इंट्रासेल्यूलर का मतलब होता है कि अपनी कोशिका के अंदर ही उसके अंदर जो डाइजेशन की क्रिया करनी होती है, उसके लिए कोई अलग से कोई सिस्टम या कोई
पाउचेज नहीं पाए जाते हैं इसके अंदर, तो वो होता है इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन या अंतःकोशिकीय पाचन। और एक होता है अंतरकोशिकीय पाचन या इंटरसेल्यूलर डाइजेशन, वो कोशिकाओं के अलावा क्या होता है उसके लिए निश्चित पाउचेज, जैसे अपने अंदर होता है स्टमक होता है, तो अपना जो खाद्य पदार्थ अपने खाते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, स्टमक में होता है और फिर अपनी इंटेस्टाइन में चलता है, तो वहाँ पर डाइजेशन की क्रिया होती है, तो वो होता है इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। तो इसके अंदर जो डाइजेशन की बात कर रहे हैं अपने, तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन है, यानी कोशिकाओं के अंदर ही डाइजेशन की क्रिया होती है। तो इसका ये डायग्राम देखो आप नीचे वाला, इसके अंदर जैसे ही फूड वेक्यूल बन रही है, फिर वो फूड वेक्यूल क्या होती है उसका जो डाइजेशन के अंदर सबसे पहले तो अम्लीय माध्यम होता है। तो अम्लीय माध्यम के अंदर जैसे ही फूड वेक्यूल बन रही है, तो अम्लीय माध्यम अंदर का अगर एसिडिक मटेरियल है तो क्या है, पानी बाहर की तरफ निकलता है, तो जो उसका अंदर का जो खाद्य पदार्थ या जो भी जो मटेरियल है उसकी सांद्रता बाहर की अपेक्षा अधिक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इसका जो अम्लीय माध्यम है, और अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन होता है, अपने को पता है इस चीज़ का, है ना। तो ये सबसे पहले अम्लीय पाचन, अम्लीय माध्यम के द्वारा, और फिर उसका क्या होता है, क्षारीय माध्यम होता है। तो सब जो इसकी जो लाइसोसोम है या जो इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से क्या होते हैं जो पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम में कौन कौन से इसके लाइपेजेस, प्रोटीजेस और कार्बोहाइड्रेजेस, ये एंजाइम्स फूड वेहिकल्स के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उस खाद्य पदार्थ का डाइजेशन करते हैं, और डाइजेशन करने के बाद में जो यूज हैं वो उसका बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो बाह्य प्रासरण है उसके द्वारा आ जाता है, और जो एसिमिलेशन की क्रिया होती है वो संपन्न होती है। तो इस तरह का इसमें डाइजेशन। अच्छा, इसके अंदर एक जो पदार्थ या जो फूड वेहिकल्स बन रही हैं, वो फूड वेहिकल्स क्या होती है, एक निश्चित मार्ग के द्वारा ही गमन करती है, और ये क्या कहलाता है, इसकी साइक्लोसिस मूवमेंट कहलाती है। तो जो खाद्य पदार्थ जो फूड वेहिकल्स है, वो फूड वेहिकल्स सबसे पहले पीछे की तरफ, फिर इसकी डोर्सल साइड से होती हुई जो एंटीरियर पार्ट है, अग्रभाग है, वहाँ पहुँचती है, और फिर अग्रभाग से पीछे की तरफ आती है, और आने के बाद में जो इसका निश्चित छिद्र होता है, साइटो साइटोपाइज या जो एनएस जिसको अपने कहते हैं, वहाँ पर जो बचा हुआ खाद्य पदार्थ है वो रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरह का इसके अंदर जो डाइजेशन है वो पाया जाता है इसके अंदर। अच्छा, तीसरा बिंदु चौथा जो अपने इसके अंदर ईजेशन की क्रिया या बहिक्षेपण की क्रिया। तो जो साइक्लोसिस मूवमेंट है फूड वेहिकल के अंदर, जो भोजन फूड जो फूड वेहिकल के अंदर जो भोजन होता है वो निश्चित मूवमेंट के द्वारा गमन करता है, तो इसमें साथ साथ में डाइजेशन होता रहता है, और उसके डाइजेशन के साथ ही इसमें जो उपयोगी पदार्थ है वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, निकल कर वहाँ आ जाते हैं, और उसमें उसकी एसिमिलेशन की क्रिया होती है, और जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त होती रहती है। तो जैसे जैसे जो इसकी फूड वेहिकल है पीछे से आगे की तरफ और फिर आगे से पीछे की तरफ आती है, तो इसका साइज धीरे 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 छोटा होता जाता है, और वो अंत में जो अपचित भोजन या जो हानिकारक या जो यूजफुल नहीं है वो सारा का सारा बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो जो अपचित खाद्य पदार्थ को शरीर से बाहर बाहर निकालने की क्रिया को अपने क्या कहते हैं, बहिक्षेपण या इजेशन की क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर इजेशन की क्रिया होती है। तो मुख्य जो अपना न्यूट्रिशन है या जो इसकी फीडिंग मैकेनिज्म है उसके अंदर इन 4 स्टेप के द्वारा अपने इसको देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इसका और जो सिस्टम है या जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी की बात करें तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन, श्वसन या श्वसन और उत्सर्जन इसके अंदर। तो पिरामिशियम में रेस्पिरेशन और जो एक्सक्रेशन है उसके लिए कोई विशिष्ट संरचना नहीं पाई जाती। अपने को पता है कि एक ही कोशिका है और उसी एक कोशिका को ही सारे कार्य संपन्न करने हैं, तो इसके अंदर कोई भी विशिष्ट संरचना अलग से नहीं है। तो ये दोनों की दोनों क्रियाएं, जो श्वसन और जो एक्सक्रेशन है, वो बॉडी की जो जनरल सरफेस है, जो सामान्य उसकी जो बॉडी की सतह है, उस सतह से विसरण के द्वारा पूर्ण होती है। तो इसमें डिफ्यूजन की क्रिया होती है, और डिफ्यूजन के द्वारा ही रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन
कंप्लीट होता है। तो रेस्पिरेशन में अपने को पता है कि ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ इनटेक की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसर्जित कर दी जाती है। तो ऑक्सीजन है वो जल के साथ घुलित अवस्था के अंदर इसमें प्रवेश करती है और ये ऑक्सीजन खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन करती है। फिर विसरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग जल से कर दिया जाता है। तो ये सामान्य सतह के द्वारा इसके अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। इसी तरह से अपने एक्सक्रेशन देखें या जो उत्सर्जन की क्रिया है उसके बारे में चर्चा करें तो मुख्यतः अपने को पता है कि जो प्रोटीन की उपापचय के फलस्वरूप जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्पादन होता है वो ही क्या है, एक्सक्रेशन है। यानी ये जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना या उनका त्याग करना एक्सक्रेशन कहलाता है। तो अपने को पता है कि पैरामीशियम में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या, अमोनिया है। अमोनिया पानी में घुलनशील है। तो ये सामान्य सरफेस के द्वारा, यानी जो पानी अंदर की तरफ आ रहा है और जो बाहर की तरफ जा रहा है, तो जैसे ही अमोनिया पानी के अंदर घुलेगी और बाहर की तरफ रिलीज कर दी जाती है, तो ये अमीनोटेलिक एनिमल है। तो इस तरह से इसके अंदर एक्सक्रेशन की क्रिया होती है। इसके अलावा जो इसके अंदर एक्सक्रेशन के अंदर मुख्य रूप से सामान्य सरफेस के द्वारा हो गई और दूसरी इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो संकुचनशील धानियाँ होती है उनके द्वारा भी पानी का लगातार इसके अंदर जो पानी की मात्रा बढ़ती रहती है उसको बाहर रिलीज किया जाता है। तो वो एक्सक्रेशन के अंदर सहायता करती है या एक्सक्रेशन जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उनके द्वारा संपन्न होता है। इसके अंदर एक बिंदु है अपना ओस्मो रेगुलेशन या जल संतुलन। तो अपने को पता है कि पैरामीशियम में लगातार, क्योंकि ये लवणीय जल के प्राणी है या स्वच्छ पानी या जो फ्रेश वाटर के एनिमल हैं, तो इसके अंदर अंतःप्रासरण के द्वारा या जो एंडोस्मोसिस है, एंडोस्मोसिस के द्वारा लगातार जल प्रवेश करता रहता है। और लगातार अगर इस तरह से इसके अंदर पानी प्रवेश करता रहेगा तो जो सेल है वो ब्रस्ट हो जाएगी। तो उसके अंदर सिस्टम इस तरह का होता है कि वो जो पानी अधिक मात्रा में जो आ रहा है वो बाहर रिलीज कर दिया जाए। तो जो पानी को जो एक्स्ट्रा जो पानी है या जो कोशिका के अंदर जो पानी ज़्यादा है उसको बाहर रिलीज करना ही क्या कहलाता है, ओस्मो रेगुलेशन या जल संतुलन कहलाता है। और इसके लिए इसमें दो प्रकार की दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। एक तो इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उस पर एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और दूसरा इसकी जो पीछे की तरफ जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पर पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। तो अपने स्ट्रक्चर में देख चुके हैं पहले कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जो संकुचन नालियाँ उसमें रेडियल कैनाल्स होती हैं। वो रेडियल कैनाल्स आगे चल के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो इसका ये डायग्राम देखो आप, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो फुली हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। फिर वो रेडियल कैनाल्स में, फिर रेडियल कैनाल्स है वो उसकी फिडल कैनाल्स के द्वारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो इस तरह का इसके अंदर जो सिस्टम पाया जाता है। तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसके ऊपर पेशी तंतु या जिनको अपने मायोफाइब्रिल्स कहते हैं ये पाए जाते हैं। और ये मायोफाइब्रिल के द्वारा क्या करते हैं, संकुचन और स्थिलन की क्रिया इसके अंदर होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और जो रेडियल कैनाल्स हैं उनके अंदर एकांतर रूप से, जैसे एक में संकुचन की क्रिया तो दूसरे में स्थिलन की, फिर अगर पहले में संकुचन की है तो दूसरे में स्थिलन, और अगर उसमें स्थिलन है तो उसमें संकुचन। तो इस तरह से ये एकांतर क्रम से चलती रहती है और इसके द्वारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर की तरफ रिलीज किया जाता है। तो जो कोशिका है या जो पैरामीशियम की बॉडी है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो सबसे पहले क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर से किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसकी जो नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स है, नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स के द्वारा फीडर कैनाल्स में आता है और फीडर कैनाल से रेडियल कैनाल्स में आता है। तो रेडियल कैनाल्स सबसे पहले क्या होता है, स्थिलन अवस्था के अंदर होती है, डायस्टोलिक कंडीशन के अंदर होती है। तो उसमें लगातार पानी भरता रहता है। जब एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा पानी उसमें आ जाएगा तो वो पानी क्या करते हैं, उसमें संकुचन की क्रिया होती है और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसमें स्थिलन की क्रिया होती है। तो उसके अंदर वो जो रेडियल कैनाल से पानी किस में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में आ जाएगा। और जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में एक सीमा से अधिक अगर पानी हो जाता है तो वो क्या करती हैं, जो इसका निश्चित छिद्र होता है उस छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो इस तरह का इसके अंदर
सिस्टम पाया जाता है तो एक निश्चित पाथ बनता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से किस में आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से कॉन्ट्रैक्टिल वेक्यूल और कॉन्ट्रैक्टिल वेक्यूल से बाहर की तरफ जो निश्चित छिद्र है उसके द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरह के इसके अंदर सिस्टम पाया जाता है। अच्छा, अपने को पता है कि इसके अंदर दो कॉन्ट्रैक्टिल वेक्यूल होती है, एक तो पोस्टीरियर पार्ट में और एक एंटीरियर पार्ट में। तो जो पोस्टीरियर पार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिल वेक्यूल है वो एंटीरियर पार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिल वेक्यूल है उससे अधिक फंक्शन करती है या उसके अंदर अधिक जो ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया है वो होती है। उसका कारण ये है कि जो एक तो इसके अंदर पानी जो जनरल सरफेस है उसके द्वारा लगातार आता रहता है और दूसरा जो भोजन के द्वारा जो इसकी बकल केविटी है, बकल केविटी से जैसे फूड वेक्यूल्स बन रही है तो वहाँ से लगातार पानी है वो अंदर की तरफ आता रहता है। तो पीछे की तरफ जो पानी की मात्रा होती है वो अधिक होती है और वो ज़्यादा फंक्शन करती है जो कॉन्ट्रैक्टिल वेक्यूल होती है और वो पानी को रिलीज करती है। तो इस तरह से इसके अंदर जो अपनी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी के अंदर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और इसके अंदर जो ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया है वो संपन्न होती है। अच्छा, एक इसका जो अपनी गमन या जो लोकोमोशन है वो किस तरह से होता है। तो पैरामीशियम के अंदर जो लोकोमोशन की क्रिया होती है अपने को पता है ये सीलियरी जंतु है, इसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं। तो सीलिया की सहायता से इसके अंदर लोकोमोशन की क्रिया होती है जिसे अपने सीलियरी मूवमेंट या सीलियरी लोकोमोशन कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पैरामीशियम होता है वो 5 मिनट में 5 मीटर लगभग 1 घंटे में तय करता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो मूवमेंट होती है और इसकी बॉडी है, बॉडी के ऊपर लगभग 10,000 से 14,000 तक सीलिया पाए जाते हैं और सीलिया का जो साइज होता है वो अपने को पता है 10 माइक्रोन से 12 माइक्रोन तक का होता है। तो जो गति करते इसमें जो सीलिया होता है, सीलिया पेडुलम, घड़ी का जो पेडुलम होता है उसकी तरह कार्य करता है। तो उसमें जो ओसिलेशन या जो दोलन लगातार होते रहते हैं। तो इसकी जो गति है या जो सीलिया है, सीलिया का जो दोलन की क्रिया है या जो ओसिलेशन की क्रिया है वो दो तरह से इसके अंदर दो स्ट्रोक होते हैं। तो एक तो इसका होता है इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा रिकवरी स्ट्रोक। तो जैसे स्ट्रक्चर में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर जो पेलिकल होती है, पेलिकल की कौन सी जो पंचभुजीय या जो जो पेंटागोनल और हेक्सागोनल दो तरह के उसके अंदर कोष्टक जो बन रहे थे, पेट्स, है ना। तो जो पेंटागोनल का जो गर्त है उसके अंदर सेंटर से सीलिया ओरिजिनेट होता है, वहां से निकलता है। तो ये लगातार इसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल रोज और जो उसकी ट्रांसफर रोज ये बनती है। तो जो मोमेंट है वो मोमेंट क्या होता है, इसकी जो अनुदैर्ध्य या जो लॉन्गिट्यूडिनल यानी जो खड़ी लाइन के रूप में इसे मानो अपने कि उनकी सीलिया है वो मूवमेंट लगातार, जैसे पहला करता है वो दूसरे से टकराता है पीछे की तरफ, फिर दूसरा आगे की तरफ बढ़ता है, फिर तीसरा, है ना। तो इस तरह से लगातार जो लॉन्गिट्यूडिनल है वो उनके अंदर मूवमेंट होती रहती है। तो जो स्ट्रोक है वो दो तरह के होते हैं, एक तो इसका इफेक्टिव स्ट्रोक होता है, दूसरा रिकवरी स्ट्रोक होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रोक के अंदर जो सीलिया होता है वो कड़ा मतलब जैसे स्ट्रांग हो जाता है और स्ट्रांग होने के बाद में क्या करती हैं, पीछे की तरफ जो सीलिया है उसकी तरफ दोलन करता है, यानी पीछे की जो सीलिया है उसकी तरफ मुड़ता है। तो इसमें जो जैसे पानी के अंदर पतवार के समान तीव्र आघात करता है ये, जैसे चलता है पीछे की तरफ। तो इस आघात के कारण ही या जो ये दोलन है, इस दोलन के कारण ही पैरामीशियम जो आघात है उसके विपरीत दिशा में आगे की तरफ गति करता है। तो इस तरह का इसके अंदर है। फिर दूसरा दूसरा जो ये सीलिया है, सीलिया के अंदर कौन सा होता है, उसकी रिकवरी स्ट्रोक होता है। तो रिकवरी स्ट्रोक में क्या करते हैं कि सीलिया में स्थिलन की क्रिया होती है, स्थिल हो जाता है, वो लूज हो जाता है वापिस, और जो वापिस अपनी मूल अवस्था के अंदर आ जाता है और ये फिर से क्या होता है, प्रभावी स्ट्रोक के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह के इसके अंदर सीलिया पीछे की तरफ गति करता है फिर वापिस आता है। तो इसके दो स्ट्रोक हो गए, इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। अच्छा, जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर सीलिया है वो एक साथ स्पंदन नहीं करते। तो जो पैरामीशियम के स्पंदन है वो कौन से होते हैं,
मेटाक्रोनल रिदम के रूप में होता है। तो इसके अंदर जैसे लॉन्गिट्यूडिनल जो रोज है उसकी सीलिया, पहला सीलिया दूसरे की, दूसरा तीसरे की तरफ, फिर चौथा, है ना, इस तरह से लगातार ये बढ़ता है। तो ये कौन सा होता है? मेटाक्रोनल रिदम कहलाती है। अच्छा, इसकी जो ट्रांसवर्स लाइन है, तो ट्रांसवर्स की सीलिया एक साथ गति करते हैं, और वो कौन सी है इसकी? सिंक्रोनल मूवमेंट है, वो सिंक्रोनल रिदम है। तो इस तरह से इसके अंदर लगातार ये सीलिया गति करते हैं, और ये गति करने के कारण आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जो पिरामिसियम है, पिरामिसियम की जो गति है, वो गति कौन सी होती है? स्पाइरल होती है। स्पाइरल पाथ पर चलते हैं ये, और अपनी ही अक्ष पर लगातार बाईं तरफ ऐसे घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर जैसे ये इसका लास्ट जो डायग्राम है वो देखो आप, इसके अंदर दिखा रखा है कि पिरामिसियम जैसे फर्स्ट स्टेज, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर फिफ्थ। इसका मतलब स्पाइरल मूवमेंट है, और अपनी ही अक्ष पर मूवमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि जब सीलिया जो पिरामिशियम है, पिरामिशियम जब गति करते हैं तो बिल्कुल जैसे उसका जो इफेक्टिव स्ट्रोक होता है, वो इफेक्टिव स्ट्रोक जस्ट पीछे की तरफ नहीं होकर क्या होता है, हल्का सा दाईं तरफ होता है। तो दाईं ओर से क्या होता है, ये कुछ बाईं तरफ चला जाता है। और दूसरा इसका जो ओरल ग्रुव की जो सीलिया है, वो आपने को पता है, स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि वो बड़े आकार के होते हैं, तो उनमें मूवमेंट होती है। तो उस मूवमेंट के कारण क्या होता है, ये अपनी अक्ष पर घूमते रहते हैं, तो ये घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से इसका जो लोकोमोटरी सिस्टम है वो सीलिया के द्वारा होता है, अपने को पता है ना। और ये इसकी फिजियोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी के बारे में अपने चर्चा की, और अब इसके बाद में इसका जो लाइफ साइकिल या जो इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसके लिए अपनी अलग से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।